गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में मैंने आप सभी को भूगोल का दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है विश्व जनसंख्या। प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया। यहाँ तक कि लघु प्रश्न उत्तर को भी कल की क्लास में मैंने आप सभी को करा दिया। ठीक है, इसलिए आज मैं आप सभी को भूगोल में दूसरे अध्याय का दीर्घ प्रश्न उत्तर के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में आपको ज्वाइन कर लेना है। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें पाँचों विषय आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे तथा सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद आपको निःशुल्क गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी आपको कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर में MVVI VVI भी चिन्हित किए जाएंगे। यदि आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो प्रश्न उत्तर में मैंने लघु प्रश्न उत्तर कल की क्लास में मैंने आप सभी को करा दिया था। लघु में कुल मिलाकर के लगभग 10 प्रश्न मैंने आपको कराया था। पहला प्रश्न था जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये मैं करा चुका हूँ। दूसरा प्रश्न था जन्म दर और मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, ये भी मैं करा चुका हूँ। तीसरा प्रश्न है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करें, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पांचवा प्रश्न है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है प्रवास किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक तथा अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट करें, यह भी मैं आपको समझा चुका हूं। नौवां प्रश्न था प्रवास से संबंधित किन्हीं 4 अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें तथा अंतिम 10वां आपका लघु का प्रश्न था प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। कल की क्लास में मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से लघु प्रश्न उत्तर करा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों आज हम दीर्घ प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा प्रश्न उत्तर? तो प्यारे बच्चों दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है, दीर्घ प्रश्न उत्तर में कुल मिलाकर के 3 दीर्घ मैंने आपको दिया है। आज हम आपको 3 दीर्घ प्रश्न उत्तर कराऊंगा। जो सबसे पहला जो प्यारे बच्चों दीर्घ निकल करके आ रहा है, यह दीर्घ का पहला आपका प्रश्न है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि रे जनांकीय संक्रमण या जनसांख्यिकीय संक्रमण, जब मैं लेक्चर का क्लास लिया था, जब मैं समझा रहा था जनांकीय संक्रमण को, तो मैंने बताया था कि जनांकीय संक्रमण को हम जनसांख्यिकीय संक्रमण भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपका प्रश्न कहता है जनांकीय की 3 अवस्थाओं को विवेचना करिए। मैंने जनांकीय संक्रमण को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। समझाने के बाद मैंने आपको ये भी बोला जनांकीय संक्रमण का 3 अवस्था होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। जनांकीय के अंतर्गत मैंने आपको ये भी कहा था कि जनांकीय संक्रमण इसका जो सिद्धांत है यह नवीनतम सिद्धांत है, अर्थात नया नया आपको सिद्धांत है जिसकी सहायता से हम लोग जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि, विकास के बारे में भली भांति जान पाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको यदि याद हो तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या किया था, तो एक ग्राफ के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। इस प्रकार से याद है कि नहीं? कुछ प्रथम अवस्था इसमें लिखा था, द्वितीय लिखा था, ये तृतीय लिखा था। लेक्चर की क्लास इसका यदि आप नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, आप लेक्चर इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कहता है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करें। तो
समझा तो मैंने लेक्चर की क्लास में तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था, लेकिन उसका उत्तर जो प्यारे बच्चों बनेगा, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से बनेगा। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नवीनतम सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है तो प्यारे बच्चों नवीनतम। नवीनतम का मतलब होता है कि नया नया सिद्धांत है। अब ये जो नया नया सिद्धांत है, यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। किनसे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा जनसंख्या वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात इस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत तो प्यारे बच्चों जनांकीय सिद्धांत। तो जनांकीय सिद्धांत के माध्यम से जनसंख्या में वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के बीच का संबंध स्थापित किया जाता है, जिसकी सहायता से किसी क्षेत्र की भविष्य में जनसंख्या का आकलन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है तो प्यारे बच्चों आपको आकलन किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि जनांकीय जो संक्रमण है, इनकी 3 अवस्थाएं होती है। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों मैंने डील कर दिया कि जनांकीय संक्रमण क्या है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको हो गया कि जनांकीय संक्रमण क्या है। अब हम जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का विवेचना करेंगे। ठीक है, तो इसका पैराग्राफ चेंज करके कुछ इस प्रकार से लिखना है। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं इस प्रकार है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं इस प्रकार है। आपको पहला अवस्था स्टार मार्क करके आप लोग लिखिएगा। पहला अवस्था में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि पहला अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होता है, यानी उच्च होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होता है, जिस कारण जनसंख्या धीमी पड़ जाती है। अर्थात जितना जन्म होता है उतना ही लोगों का मृत्यु हो जाता है, जिस कारण जो जनसंख्या काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती है। तथा ये वहाँ देखा गया है जो काफ़ी गरीब देश है, जैसे गरीब देश है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा के कारण काफ़ी ज़्यादा महामारी आपको फैलती है, जैसे बांग्लादेश। मैंने आपको बांग्लादेश का भी आपको एग्जाम्पल दिया था, और आपको ये भी बताया था कि प्रथम अवस्था वाले जो देश होता है, वहाँ का जो नागरिक जो होता है, वह नागरिक प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। कौन सा व्यवसाय तो प्यारे बच्चों प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन, इस प्रकार को हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो स्टार मार्क करके सर्वप्रथम आप लोग प्रथम अवस्था लिखिएगा। तो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रथम अवस्था होती है उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी रहती है। बिल्कुल सही बात है, जो जनसंख्या जो वृद्धि है प्यारे बच्चों, वह वृद्धि धीमी रहती है, और लोग अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। और जो लोग होते हैं प्यारे बच्चों, वह आपको प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं, जैसे कि कृषि करना, ठीक है, आपको मत्स्य पालन, पशुपालन, बुनाई, कटाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रथम अवस्था। इसलिए अब हम आते हैं द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में थोड़ा सा कमी आ जाता है, ज़्यादा कमी नहीं आता, यानी प्रथम की तुलना में, अर्थात प्रथम अवस्था की तुलना में द्वितीय अवस्था में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में कमी आ जाती है, तो जिस कारण जनसंख्या भी धीमी पड़ जाती है, अर्थात कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इस अवस्था में उच्च जन्म दर में कमी होने लगती है, मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, इस कारण जनसंख्या वृद्धि में भी कम होने लगती है। ठीक है, तो यह किन किन देशों में यह देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कौन सा देश है, जैसे आपको हो गया पेरू, जैसा कौन सा देश हो आपको हो गया तो प्यारे बच्चों पेरू हो गया, केन्या हो गया। ठीक है, केन्या एक भी देश है, पेरू भी देश है। तो इस प्रकार केन्या देश में, पेरू देश में आपको द्वितीय अवस्था देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अब आता है तीसरा अवस्था। तीसरा अवस्था में क्या होता है कि प्यारे बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो प्यारे बच्चों जो जनसंख्या है
जनसंख्या मंद पड़ जाती है, जनसंख्या का जो वृद्धि है वृद्धि में मंद हो जाता है, अर्थात बहुत यानी कि बढ़ता ही नहीं है, समानता हो जाता है। यदि बढ़ता भी है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इतना कम बढ़ता है कि जिसको वो काउंटलेस हम मानते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीसरा अवस्था में जो जनसंख्या है वो जनसंख्या मृत्यु दर और जन्म दर कम होने के कारण जनसंख्या समान हो जाती है। अतः जनसंख्या या तो समान रहती है या तो धीरे धीरे आपको बढ़ती है, एकदम बहुत धीरे गति से। जैसे कौन सा देश हो गया, जैसे इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया। आम भाषा में कहिए तो आपको लोग आम भाषा में कहिए तो विकसित देश इनके अंतर्गत आपको आते हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर आपको साक्षरता प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो तीसरी अवस्था को प्यारे बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से डील करना है। ठीक है, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जो जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है प्यारे बच्चों वो बहुत कम हो जाती है, लगभग समानता आ जाती है। ठीक है, लगभग समानता आ जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या बहुत कम वृद्धि होती है। ठीक है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा प्रथम दीर्घ प्रश्न उत्तर आपको समाप्त न होता है। दीर्घ प्रश्न उत्तर में यदि जो मेन जो पॉइंट होता है प्यारे बच्चों वो मेन पॉइंट आपको क्या होता है, मेन पॉइंट आपको हो जाता है कि जो जनांकीय संक्रमण है इसका 3 अवस्था होता है। कभी कभी तो लघु में आपको कुछ इस प्रकार से पूछ देगा कि जनांकीय संक्रमण की किन्हीं 2 अवस्था का नाम लिखे, तो दोनों अवस्था को आपको डील कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों दीर्घ का पहला प्रश्न उत्तर आपको समाप्त होता है। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न उत्तर पर। ये दूसरा प्रश्न को भी काफी अच्छे तरीके से मैं आपको बता रखा हूँ। ठीक है, दूसरे प्रश्न उत्तर को भी मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको बता रखा हूँ। देखिए, जैसे दूसरा आपका प्रश्न है विश्व जनसंख्या वितरण मैंने इस प्रकार से ब्रैकेट में भी घनत्व मैंने लिखा था। जब मैं लेक्चर की क्लास में ले रहा था तो घनत्व भी मैंने आपको लिखा था। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या वितरण अर्थात घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। कारकों को मैं बता चुका हूं। कारकों जिसका मतलब होता है कि या तो कारण कहिए या तो घटक। ठीक है, घटक, कारण, कारक तीनों एक ही होता है। अर्थात यदि आपके एग्जाम में रहे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक का संक्षेप में वर्णन करें, कारक का संक्षेप में वर्णन करें, कारण का संक्षेप में वर्णन करें, तीनों क्या है, तीनों आपको बात बराबर है। तो मैं जब आपको लेक्चर की क्लास ले रहा था तब मैं आपको बताया था कि आखिर कौन सा वजह है कि लोग एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि लोग एक स्थान पर तभी रहना पसंद करेंगे जब वहाँ का भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छा रहता है, जैसे मिट्टी उपजाऊ होती है, जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, भूमि समतल होती है, इस प्रकार। इनके अलावा भी मैंने आपको बताया था जैसे आर्थिक कारक हो गया, सामाजिक कारक हो गया। तो लेक्चर की क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया था। आशा करता हूं कि आप लोग लेक्चर की क्लास आप किए होंगे। जो बच्चे लेक्चर की क्लास किए थे वे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो हम उत्तर पर आते हैं कि आपको किस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। ठीक है, निम्नलिखित कारक है। सबसे पहला हो जाएगा भौगोलिक कारक। कौन सा? तो भौगोलिक कारक। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक कारण में भी आपको बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट आता है। तो भौगोलिक कारक को एक बड़ा पॉइंट बनाइएगा। अब इसके अंदर हम छोटा छोटा पॉइंट को लिखेंगे। फिर जैसे देखिए ए है, ए के बाद क्या है तो बी यहाँ पर से दूसरा पॉइंट आता है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट काफी छोटा छोटा पॉइंट है। ठीक है, तो भौगोलिक कारण की वजह से भी जनसंख्या वितरण पर क्या होता है तो प्यारे बच्चों प्रभाव पड़ता है। तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत निम्नलिखित कारण आते हैं। ठीक है, पहला जो कारण जो प्यारे बच्चों आता है वह पहला कारण होता है जल की उपलब्धता। क्या था प्यारे बच्चों? जल की उपलब्धता। मैंने आपको कहा था कि लोग वहीं रहना पसंद करेंगे जहां उसे उचित मात्रा में जल मिलेगा। क्या मिलेगा तो प्यारे बच्चों? उचित मात्रा में जल।
ठीक है। अब जहाँ नदी होगा, नदी के माध्यम से क्या करेगा, लोग नदी से पानी लेकर के नहाएगा, सुनाएगा, खाना पीना बनाएगा, उसी पानी से कृषि भी करेगा, तब तो लोग वहाँ रहेगा ना। और यहाँ तक कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नाव के माध्यम से भी जाते थे, तथा पानी में नदी में क्या करते, मछली उछली भी मार लिया करते थे, जिससे भोजन भी मिल आपको जाता था। पशु को जो पालते थे तो पशु को ही नदियों में नहलाते थे। इसलिए पहले के समय में प्यारे बच्चों, तो चापाकल तो नहीं हुआ करता था, कुआं भी नहीं हुआ करता था, मोटर भी नहीं हुआ करता था। इसलिए पहले के समय में जो भी लोग रहा करते थे वो नदियों के किनारे रहा करते थे। इसलिए देखिएगा कि मैंने इतिहास में प्राचीन 4 सभ्यता के बारे में बताया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये चारों का चारों जो सभ्यता है, इन चारों सभ्यता को हम नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये चारों सभ्यता नदी के ही किनारे फली फूली। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंधु नदी, ठीक है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ था। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे आपको बसा हुआ था। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे आपको बसा हुआ था। इसलिए नदी पहले के समय में क्या करती थी, जहाँ नदी होता था, जहाँ नदी में पानी होता था, लोग क्या करते थे, उनके किनारे रहा करते थे, ताकि अपना भोजन को तैयार कर सके, पशु पक्षी को क्या, पशुओं को नहला सके, पानी पिला सके, कृषि कर सके, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान नावों का प्रयोग कर सके, ठीक है। तो देखिए, जल की उपलब्धता को प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से डील करना है, तो इस प्रकार से करना है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है, ठीक है। यही कारण है कि प्रथम सभ्यता नदी घाटी के क्षेत्रों में अधिवासित हुई थी। क्या हुई थी, तो प्यारे बच्चों आपको अधिवासित हुई थी, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको इसी प्रकार से लेक्चर की भी क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया था। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा आपका पॉइंट है भू आकृति, अर्थात जहाँ का क्षेत्र मैदानी होगा वहाँ लोग अत्यधिक रहना आपको पसंद करेंगे। मैदानी कहने का मतलब है कि समतल, ठीक है। पहाड़ी होगा तो लोग रहना पसंद आपको नहीं करेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर आपको कृषि नहीं है ना हो पाता है, जल का अभाव आपको रहता है, ठीक है। इसलिए लोग समतल मैदान में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में रहना अत्यधिक पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इसको किस प्रकार से लिखना है, तो आपको इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जिन क्षेत्रों में भूमि समतल होती है उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है, तो प्यारे बच्चों अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। जो कि पहाड़ी जो क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों, वहाँ कम जनसंख्या आपको निवास करता है, ठीक है। इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जलवायु। जलवायु भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। अब देखिए, लोग वहाँ रहेगा जहाँ के जलवायु को सह पाएगा, अर्थात ठंड यदि किसी भी प्रदेश में पड़ेगा तो इतना ठंड पड़ना चाहिए ताकि इंसान उसको सह ले। गर्मी भी उतना पड़े जिससे इंसान को सह ले। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, अंटार्कटिका महादेश, इसमें इतना भयानक कड़ाके की ठंड पड़ती है कि आप जाइएगा बस फ्रीज बस आप बर्फ बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा, बर्फ। तो क्या आप यहाँ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो आप वैसे स्थान पर रहेंगे जहाँ का जलवायु आपके लिए क्या हो, तो अनुकूल हो, ठीक है, जहाँ कृषि भी किया जा सके, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में उपयुक्त जलवायु होते हैं वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में जो जनसंख्या है, जो जलवायु है, यहाँ गर्मी भी पड़ता है, ठंड भी पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ जो है अत्यधिक मात्रा में लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लोग आपको निवास किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा आपका पॉइंट है मिट्टी। कौन सा पॉइंट है, तो प्यारे बच्चों मिट्टी, ठीक है। तो देखिए, उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। अब जहाँ का जो मिट्टी प्यारे बच्चों आपको उपजाऊ होता है वहाँ लोग रहना अत्यधिक पसंद किया करते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए रेगिस्तान पूरा, कोई लोग रहता है रेगिस्तान में,
नहीं रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ जो लोग जो रेगिस्तान में जो रहेगा बेचारा ना तो कृषि कर पाएगा ना तो पानी मिल पाएगा, ठीक है। तो वो जो मिट्टी है वो किसी काम का ही नहीं है, जो रेगिस्तान वाला जो मिट्टी होता है किसी काम का ही नहीं होता है, इसलिए रेगिस्तान में लोग रहना पसंद आपको नहीं करते। अब देखिएगा यही कारण है कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? तो राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन क्या वहाँ सबसे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है? नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। तो टॉप 3 में भी राजस्थान आया? नहीं आया, क्योंकि पहले बच्चों राजस्थान में रेगिस्तान है, अर्थात डिजर्ट है, पठार है, इसलिए वहाँ लोग उतना रहना पसंद नहीं किया करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो सारा जो चारों जो पॉइंट है, चारों पॉइंट कौन? जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, ये सारा का सारा भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों? तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत। भौगोलिक कारक को हम लोग भौतिक कारक भी बोलते हैं। कौन सा कारक प्यारे बच्चों? तो भौतिक कारक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा मेरा जो पॉइंट है आर्थिक कारक। कौन सा? तो आर्थिक कारक। अब जो लोग हैं आर्थिक कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाना पसंद किया करते हैं। अब जैसे कि देखिएगा ये है आप, ये हो गए आप है कि नहीं है? यदि आप लड़की है तो इस प्रकार से बाल बना दिए, ठीक है। तो आप देखिएगा 12th का पढ़ाई करने के बाद, बीए का पढ़ाई करने के बाद आपको जहां नौकरी लगेगा आप वहीं रहिएगा, है कि नहीं? जहां नौकरी लगेगा वहां आप रहिएगा। या पढ़ने के उद्देश्य से कहां जाइएगा? पटना जाइएगा पढ़ने के लिए, है कि नहीं? यदि कोई घर में बीमार पड़ गया उसका इलाज के लिए दिल्ली जाइएगा। तो इन सभी कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना है। जिन क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएं होती हैं उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा जहाँ बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय होगा वहाँ लोग अधिक जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे पटना, सब कोई पूरे बिहार के लोग पटना जाता है कि नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए देखिए पटना का जनसंख्या बढ़ जाता है। कुछ भी बीमारी हुआ तो सब लोग पीएमसीएच दौड़ते जाता है, इलाज कराने के लिए जाता है कि नहीं जाता है? पीएमसीएच क्या है? तो पटना में, ठीक है। अब जैसे दिल्ली में क्या है? तो रोजगार के साधन ज़्यादा है तो इसलिए लोग दिल्ली जाते हैं, है कि नहीं। तो इन कारणों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आपको जाते हैं। तीसरा जो आपको कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब समाज में क्या होता है कि जैसे देखिए, जैसे ये समाज है, इस समाज में मान के चलिए कि ढेर सारा क्या है? ढेर सारा आपको हो गए जनरल लोग हो गए। जनरल जैसे कौन? ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है, ये सभी लोग हो गए। इसके बीच में यदि कोई दलित है, कौन है? दलित, ये दलित। अब इस दलित को लगेगा क्या कि ये सब जो जनरल लोग हैं हमको सता रहा है, तो इस कारण से हमको वैल्यू नहीं देता है, हमको पूछता नहीं है, छुआछूत का भावना रखता है। तो इस प्रकार तो इन कारण से ये दलित क्या करेगा? यहाँ का बस्ती को छोड़ करके ऐसा जगह चले जाएगा जहाँ का समाज कैसा हो तो उसके जैसा हो। तो इन कारणों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। या देखिएगा किसी क्षेत्र में आप अपना घर बनाएं, उसे तनी मनी आप पैसा क्या कमा लिए, वहाँ रंगदारी के रूप में आपको आएगा पैसा मांगने के लिए। हो भाई जी दे दो पैसा। आप तो कितना? आप तो लगभग 10 लाख रुपया कमाते हैं। यदि आप रुपए नहीं दीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे? हम आपको गोली मार देंगे या छुरा मार देंगे। तो इस कारण बेचारा डर के मारे क्या करता है? डर के मारे जगह को छोड़ देता है। ऐसा देखिएगा कि बिहार का बेगूसराय हो गया, मोकामा हो गया, इनका नाम सुने कि नहीं सुने? मोकामा में क्या होता है? छीन छपटी ज़्यादा होता है, रंगदारी टैक्स ज़्यादा मांगता है। लोग रंगदारी टैक्स नहीं देता है तो क्या होता है? मार देता है। तो इस कारण बेचारा या तो डर के मारे मोकामा का ही छोड़ देता है या तो वो क्या करता है? रंगदारी टैक्स आपको देता है, ठीक है ना। ऐसे पहले बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता था। सांस्कृतिक के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हरिद्वार है, देवघर है, जब ये आपको वैष्णो देवी है, तो लोग घूमने के लिए भी उस स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है।
कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के होते हैं, इन क्षेत्रों में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। जबकि सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले, ठीक है, जबकि सामाजिक वही छीन झपटी हो गया, जबकि सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं किया करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका दूसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको समाप्त होता है। ठीक है, आपका दूसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर जो है आपको समाप्त हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं तीसरे दीर्घ प्रश्न में। ये जो तीसरा दीर्घ प्रश्न है ये आपका लास्ट प्रश्न है। ये तीसरा होने के बाद आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। एक क्वेश्चन तो ये बन गया लघु का, तथा इसे नियंत्रित करने के उपाय। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, तो दोनों को सटा देंगे तो लघु हो गया, दोनों को सटा दिए तो दीर्घ हो गया, अलग अलग कर दिए तो लघु हो गया। तो यहाँ पर समझ गए, यदि ये पूछेगा तो लघु में पूछेगा, ठीक है, और ये भी लघु में पूछेगा, दोनों को सटा देगा तो दीर्घ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जवाब हमको इसका देना है, इस प्रश्न का, भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। पहले हमको इसका क्या करना है, तो प्यारे बच्चों उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण उत्तरदायी है। ठीक है, कौन से कारण? तो प्यारे बच्चों निम्न कारण उत्तरदायी है। पहला, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित होना है। किस पर नियंत्रण स्थापित होना है? तो प्यारे बच्चों मृत्यु दर पे। ठीक है, अब देखिए, जन्म दर भी बढ़ रहा है, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। हम लोग तो भाई जन्म दर पर तो नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन मृत्यु दर पर हम लोग नियंत्रण कर लिए। अब मृत्यु दर पर नियंत्रण कर लिए तो जनसंख्या ये तो मेरा बढ़वे करेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब देखिए, मृत्यु दर पर हम लोग नियंत्रण कैसे कर पाए? जैसे पहले सड़क खराब था तो नीतीश कुमार क्या किया कि पूरे बिहार में चकाचक सड़क बना दिया। अब चकाचक सड़क बनने से एक्सीडेंट होता है? नहीं होता है, तो लोग मरता ही नहीं है। इस कारण जनसंख्या क्या हो रही है? घट ही नहीं रही है। ठीक है, अब कोई भी बीमारी बड़ा आ जाता है, जैसे कोरोना हो गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सबको फ्री में कोरोना का क्या लगाया? तो टीका लगा दिया, जिससे लोग मरा ही नहीं, जिससे क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ गया। इनके अलावा पोलियो, हैजा, ढेर सारा जो बीमारी होता है, भारत सरकार इस बीमारी को उपचार करने में सफल हो गया, जिस कारण ये जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो गया। क्योंकि लोग बीमार पड़ते गए और ठीक होते गए, जो मृत्यु दर में गिरावट आ गई, इसलिए जनसंख्या का जो बढ़ना वह स्वतः क्या हो गया? तो शुरू हो गया। तो इस पॉइंट को प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, दूसरा पॉइंट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा में सुधार। अब देखिए, यही बात हो गया, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होगा तो मृत्यु दर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों मृत्यु दर गिरेगा। अब जैसे ही मृत्यु दर गिरेगा तो आपको क्या हो जाएगा? जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होगा, अर्थात जनसंख्या क्या होगा? तो प्यारे बच्चों जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अकालों पर नियंत्रण। अब हम अकाल पर नियंत्रण कर लेंगे तो जनसंख्या मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे क्या? जैसे प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये आपको नदी है, ठीक है, नदी में पहले बाढ़ आती थी। अब बाढ़ से निश्चित है कि 1000 लोग पहले मर जाता था। अब 1000 लोग मर गया तो जनसंख्या तो घटा, लेकिन नदी के बगल में हम लोग बांध बना दिए। अब बांध के बनने से बाढ़े नहीं आता है, तो क्या लोग मरेगा? नहीं मरेगा। अब जैसे कि भूकंप आता है, अब भूकंप आने से लोग भूकंप विरोधी घर बनाना प्रारंभ कर दिए, तो लोग घर गिरा नहीं तो लोग आपको मरा नहीं। ठीक है, तो जितने भी अकाल पड़ने लगे, सरकार सब पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया, तो जिस कारण जो मृत्यु दर में गिरावट है ना आ गई, जिससे जो प्यारे बच्चों जनसंख्या में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब आपका चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर में सुधार। अब जब आर्थिक विकास होने लगा, जीवन स्तर में सुधार होने लगा, तो भूखमरी से लोग कम मरना शुरू, यानी कि भूखमरी से लोग मरे नहीं, तो जिस कारण जन्म दर में बढ़ोतरी हुआ, लेकिन मृत्यु दर में बढ़ोतरी ना होने के कारण जनसंख्या वृद्धि होना प्रारंभ हो गया।
शिक्षा के स्तर में कमी, खासकर महिला। और देखिए, महिला पहले अनपढ़ गंवार थी, पढ़ती थी नहीं, तो जिस कारण क्या होता था, तो जिस कारण कम उम्र में बेचारी का शादी है ना हो जाता था, और लगभग 15-16 के साल में एगो दूगो धिया पुता है ना हो जाता था। और जैसे ही वो 40 साल तक जाती थी और उनका धिया पुता का संख्या लगभग 7 से 10 हो जाती थी। अब 7 से 10 जो धिया पोता आपको हो जाएगा तो जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। ठीक है, तो रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? नारी को शिक्षित करना पड़ेगा, नारी को पढ़ा देंगे तब ना नारी कहेगी कि नहीं हम 18 साल के बाद शादी करेंगे। अब जब 18 साल के बाद शादी हो जाएगा, हम शिशु मात्र हम बच्चे 2 ही रखेंगे, बच्चे 2 ही अच्छे, सरकार भी कहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, तो जन्म दर में कमी आएगा। अब जब जन्म दर में कमी आएगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? लेकिन इस कारण, शिक्षा नहीं होने के कारण जन्म दर में वृद्धि होती है। महिलाएं जो गर्ल्स होती है वो बाल विवाह उनका हो जाता है, तो जिस कारण क्या होता है, जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होता है, अर्थात जो जनसंख्या है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों देखिएगा, कम उम्र में विवाह, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं कि कम उम्र में जो आपको विवाह होने से क्या होगा कि जल्दी विवाह हो जाएगा तो जल्दी दिया पोता हो जाएगा। ठीक है, 4-5 के बदले 7-8 है ना हो जाएगा, तो जिस कारण जनसंख्या में क्या होगा, तो प्यारे बच्चों बढ़ोतरी होगा। परिवार नियोजन के भी कारण जनसंख्या में क्या देखने को मिलेगा, तो प्यारे बच्चों बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। धार्मिक सामाजिक कारक जैसे पुरुष बच्चों की चाह, इनके कारण क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जनसंख्या बढ़ता है। अब इनके कारण बढ़ता है कि नहीं, सामाजिक कारण से जनसंख्या बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बढ़ता है। अब बताइए कैसे बढ़ेगा? सामाजिक कारण से, सामाजिक धार्मिक कारण से ये जनसंख्या कैसे बढ़ेगा? मान के चलिए आप, ये हो गए आप कोई हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब आपका समाज का मेंटलिटी है कि देखो, समाज आपका कहता है लड़की क्या होती है, लड़की पराई धन होती है। बेचारी लड़की का शादी होगा, बिटिया का शादी होगा, वो तो अपन चल जाएंगे ससुराल बसने के लिए। हमको बुढ़ारी में कौन देखेगा? तो हमको बुढ़ारी में देखेगा मेरा बेटा कुपुत्र ही क्यों ना हो जाए। बुढ़ापे में क्या बनेगा? बुढ़ापे में मेरा वही कुपुत्र बेटा लाठी बनेगा, वही कुपुत्र बेटा हमको खिलाएगा पिलाएगा। इसलिए जो लोग होता है वो पुत्र की चाह रखता है। अब शादी होने के बाद इसको पहली दफ़ा इनको जो बाबू होता है वो हो गया लड़की, फिर दूसरी दफ़ा भी लड़की, तीसरी दफ़ा भी लड़की। तब ये कहता है कि जब तक बेटा होगा नहीं तब तक यह जनसंख्या हम बढ़ने के लिए देंगे। ठीक है, तो बेटा की चाह में इनका कितना हो गया? तो 10 लड़की हो गया। क्या हो गया? 10 लड़की। अब 10 लड़की के बाद इनका लड़का हुआ, तब कहता कि ओ माय गॉड, कितना भगवान का पूजा किए तब भगवान मेरी सुने। अब देखिए, इसी लड़का के कारण देखिए जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये जो 9 इनका जो बेटी हुआ, 9 बेटी होने का क्या कारण था? बेटा का चाह, है कि नहीं? ऐसा समाज में आप देखे हैं कि नहीं देखे? बेटा की चाह के कारण जो है 7-8 उनकी बेटियां हो जाती है। ठीक है, यदि ऐसा मेंटलिटी नहीं रहेगा तो क्या आप ही बताइए, जनसंख्या बढ़ेगा? जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जब आप शादी ब्याह करिएगा तो बच्चे 2 ही अच्छे। अब दोनों कोई भी हो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, 2 से ज़्यादा आप नहीं रखिएगा। ठीक है। 9th आपका है शिक्षा का अभाव। अब शिक्षा के अभाव के कारण बेचारी कम उम्र में शादी कर लेगी, 2 से ज़्यादा बाबू रखेगी, तो जिस कारण क्या होगा? जिस कारण जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये 9 ऐसे कारक हैं जिनसे जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो प्यारे बच्चों, वृद्धि देखने को मिलता है। अब हम वृद्धि तो देख लिए, यदि आपके एग्जाम में पूछेगा तो 5 को वृद्धि पूछेगा, दीर्घ में भी पूछेगा तो 5 को पूछेगा, तो मैंने आपको 9 दे दिया। अब 9 में से कोनो 5 तुम लिख देना। लघु में पूछेगा तो 2 को लिखना है या 3 को लिखना है, तो आराम से लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नियंत्रण। आखिर जनसंख्या का हम लोग नियंत्रण कैसे करेंगे? ठीक है, तो नियंत्रण के पॉइंट तो देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला है परिवार नियोजन का सफलतापूर्वक, ठीक है, कार्यान्वयन। ठीक है ना। दूसरा, ये सबसे पॉइंट, ये आप अक्सर दीवालों में रंग पेंट से लिखा मिलेगा।
हम दो हमारे दो का नारा लगा करके सरकार नारा लगाता है कि नहीं, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, है कि नहीं। तो बच्चे दो ही अच्छे, इस प्रकार से सरकार सबसे नारा लगवाता है, प्रोत्साहन करता है, जिससे जनसंख्या में क्या होता है, कमी देखने को मिलता है। अब एक दो इसमें देखिए, अब नारा का सरकार लगवा रहा, अब 100 लोग सुना, 100 में से यदि मान के चलो 100 को समझदार इसको सुन करके कहा कि नहीं बच्चा दो ही अच्छे, तो जनसंख्या गिरा कि नहीं गिरा, बिल्कुल गिरा, सॉरी बिल्कुल गिरा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रजनन दर को 2% से नीचे लाने का लक्ष्य बनाया जाए, अर्थात जो प्रजनन दर है जो 2% है उसको हमको क्या करेंगे, उसको कम लाएंगे। अब जैसे ही कम होगा तो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों जनसंख्या गिरना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका पॉइंट, लड़कियों की शादी की उम्र अभी जहां 18 है, 18 को बढ़ा करके 21 कर देना चाहिए। यदि लड़की 21 में शादी करेगी तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, यह बात है जनसंख्या आपको घटेगा। तो जहां लड़की का उम्र 18 साल था उसको 21 कर देना चाहिए, तथा लड़कों की शादी की उम्र 21 से बढ़ा करके 27 कर देना चाहिए। अब लड़का लड़की दोनों बेचारा लेट से शादी करेगा तो कितना भी उसका बाबू होगा तो 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 जाते जाते बेचारा बूढ़ा जाएगा, यानी 3 जाते जाते पक्का है कि बूढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या आपको नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये जो नियंत्रण के क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको उपाय है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि दीर्घ प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, ठीक है। तो 3 दीर्घ था, 3 दीर्घ मैंने आपको करा दिया। दीर्घ कराने के बाद आपका जो दीर्घ है, दीर्घ आपको समाप्त होता है। इसलिए अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। किस प्रश्न पे आते थे प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर अब हम आते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न निकल करके आता है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अब आप कहिएगा नहीं सर आप गलती बोल रहे हैं, सही होगा एशिया। तो प्यारे बच्चों देखिए, एशिया, ये मेरा ए से एशिया एशिया का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और ये मेरा हो गया बी मतलब अफ्रीका। अफ्रीका का एशिया से कम है, लेकिन प्रत्येक साल अफ्रीका का यानी एक साल में 5 को लोग बढ़ता है, यानी 5 बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एशिया में एक साल में 1 बच्चा बढ़ता है। अब बताओ दोनों में से किसका जनसंख्या बढ़ता है तीव्र गति से, तो बी अफ्रीका। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि अफ्रीका एशिया को पीछे छोड़ देगा। इसलिए आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि, क्या है वृद्धि, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि सर्वाधिक है किसका, तो अफ्रीका। अफ्रीका का वृद्धि सबसे ज्यादा है। जबकि जनसंख्या का यदि हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका, तो उत्तर हो जाएगा एशिया महादेश का। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर किसका, तो अफ्रीका का, ठीक है। चलिए दूसरा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ केंद्रित है, उत्तर हो जाएगा मैदानों में। कहाँ, मैदानों में, चूंकि मैदानों में ही लोग रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मरुस्थल में तो होगा नहीं, पठारी में होगा नहीं, पर्वतीय में होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है, नदी घाटियों के उच्च भागों में। मैंने आपको अभी अभी बताया कि नदी घाटियों में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में जल मिलता है। अब जहाँ जल होगा वहाँ का भूमि क्या होगा, तो स्वतः ही उपजाऊ है ना हो जाएगा। इसलिए वहाँ लोग रहना अत्यधिक क्या करेंगे, तो पहले जो पसंद करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। इसी प्रकार विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, कौन सा देश है, तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा चीन। इसी प्रकार सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो फिर से हो गया एशिया। एशिया महाद्वीप कहिए या महादेश कहिए, बात बराबर है, ठीक है। महाद्वीप को ही हम लोग महादेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन, उत्तर क्या हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्व की मानक जनसंख्या 6 अरब हुई, तो उत्तर हो जाएगा 1999। 1999 में विश्व की जो जनसंख्या है वो 6 अरब हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा जावा।
जावा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक है, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास। तो आवास होगा, आवास नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आवास। नेक्स्ट है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी। तो किनके लिए उत्तरदायी है, तो पहले बच्चों प्रवास के लिए, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के बस जाना। ठीक है, तो इसको तो समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, अपकर्ष कारक मतलब होता है कि अपने मन से एक स्थान से दूसरे जगह चल जाना। अपने मन से आप कैसे जाइएगा, रहन सहन की अच्छी दशा देखिएगा तो जाइएगा कि नहीं जाइएगा, एकदम जाइएगा। देखिएगा कि मुंबई सारे चकाचक, बड़का बड़का बिल्डिंग, सड़क उड़क चकाचक, फ्लाई ओवर ब्रिज, मेट्रो उट्रो, तो प्रोत्साहन करेगा कि नहीं करेगा। तो रहन सहन की अच्छी दशाएं देखिएगा तो आप जाइएगा, इसलिए होगा नहीं होगा। शांति जहां मिलेगा वहां आप जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा। अनुकूल जलवायु होगा वहां जाइएगा, अपने मन से बिल्कुल जाइएगा। अब अपने मन से कहाँ नहीं जाइएगा, जहां रहन सहन की निम्न दशाएं हों, यानी घटिया हो रहन सहन की दशाएं, तो वहां आप जाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो देखिए डार्क किए हुए हैं इसलिए यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है कि मजबूरी में जाना। किसमें जाना, मजबूरी में, एक स्थान से दूसरे स्थान। अब महामारी के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान मजबूरी में चल जाता है कि नहीं जाता है। बेरोजगारी, अब गांव में बेरोजगारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए रोजगार गांव में नहीं मिलता है, तो गांव को छोड़ करके लोग दिल्ली पंजाब आपको चल जाता है, तो ये भी नहीं होगा। जलाभाव, जहां जल का अभाव होगा, जल नहीं होगा, तो लोग इस स्थान को छोड़ करके वहां चल जाएगा जहां जल पर्याप्त मात्रा में हो। इसलिए शैक्षणिक सुविधाएं, अब जहां शैक्षणिक सुविधाएं होगा तो वहां लोग अपने मन से रहना पसंद करेगा, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। ठीक है, तो 1850 ईस्वी में प्यारे बच्चों आप ही बताइए कि विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी। कितनी थी, तो 100 करोड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की वार्षिक जनसंख्या दर जो है, वृद्धि दर 1.7 है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते, जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभी मैंने बताया, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारक, ये तीनों कारक आपको प्रभावित करते हैं, जबकि ये तीनों आपको होगा। जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा, जनसंख्या घनत्व नहीं होगा, जनसंख्या घनत्व में कोई क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका दीर्घ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको समाप्त हो गया। आज हम दीर्घ और वस्तुनिष्ठ सबको समाप्त कर दिए। कल की क्लास में मैंने आपको लघु समाप्त कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 फी लगेंगे। यदि आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।